हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशियोलॉजी नेट अचीव। फ्रेंड्स, हम जो एचपी सेट की सीरीज़ चलाई थी उसी को कंटिन्यूस कर रहे हैं। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति वर्ष में थी। जो भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति थी वो 1894 में शुरू हुई थी। ये अंग्रेज़ों के टाइम में इस नीति को शुरू किया गया था, लेकिन जो भारत सरकार ने शुरू की थी वो 1952 में शुरू की थी। आपने इस क्वेश्चन को लेके कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे भारत की पहली, जब ब्रिटिश के टाइम में ये शुरू हुई, ब्रिटिश वालों ने यहाँ पे शुरू करवाई थी, लेकिन जो भारत सरकार ने शुरू की वो 1952 में, क्योंकि इसमें संशोधन किया गया था इस 1988 में भी संशोधन किया गया था। लेकिन जो पहली भारत सरकार ने पहली बार शुरू की वो 1952 में, और यहाँ पे भारत की पहली, जो भारत में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति शुरू हुई वो 1894 में। नेक्स्ट इज सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। चिपको मूवमेंट, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ये पर्यावरणवादी थे। ये जो आंदोलन था 1973 में शुरू हुआ, 1973 में हुआ। ये उत्तराखंड में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इन्होंने ये पेड़ों के साथ चिपक गए थे, पेड़ों को बचाने के लिए ये आंदोलन शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। नेक्स्ट है नक्सलवाड़ी आंदोलन। नक्सलवाड़ी आंदोलन की जो मुख्य नेता थे वो थे चारू मजूमदार। इसमें इनके साथ थे कानू सन्याल और चारू मजूमदार। इनके नेतृत्व में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन से ये नक्सली, ये किसानों का और ये जो विद्रोह कर रहे थे सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन था ये। और इससे अभी जो नक्सलबाड़ी हैं, इससे ये पहले पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी एक गांव था, वहाँ से ये शुरू हुआ। अब ये इससे जो प्रभावित राज्य हैं आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में ये नक्सलबाड़ी की जो इश्यूज हैं वो होते रहते हैं अभी। ठीक है, इसके जो मेन लीडर थे चारू मजूमदार और कानू सन्याल। नर्मदा बचाओ आंदोलन के लीडर थी मेधा पाटकर। मेधा पाटेकर जो ये इन्होंने इसमें ये भी पर्यावरणवादी थी। इन्होंने ये एक सामाजिक आंदोलन था। जहाँ गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ से ये नर्मदा नदी जो गुजरती थी उसके ऊपर बांध बनाया जा रहा था। बांध के विरोध में जो आदिवासी या लोगों को जो नुकसान हो रहा था उससे बचाने के लिए इन्होंने आंदोलन किया था कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बांधों का निर्माण ना किया जाए इस नदी पे। ठीक है, गंगा बचाओ आंदोलन, इसके जो नेता थे जीडी अग्रवाल। इनका पूरा नाम है गुरुदास अग्रवाल। ठीक है, तो हमारा आंसर है, देख लेते हैं, आंसर हुआ सेकंड। ठीक है, बी के साथ थर्ड को मैच किया था और फर्स्ट, बी के साथ सेकंड, सी के साथ थर्ड सेकंड, बी के साथ फर्स्ट, सी के साथ सेकंड, डी के साथ फोर्थ। नेक्स्ट इज निम्न में से क्या वैश्विक उष्मीकरण नहीं उत्पन्न करता? वैश्विक उष्मीकरण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कौन पैदा नहीं करता? हरित गृह ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग होती है। पृथ्वी के तापमान में अगर वृद्धि हो तो भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। औद्योगिक विकास, जितना ज़्यादा औद्योगिक विकास होगा उतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी, ये भी होगा। तो नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये हमारा आंसर है जिससे ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, हमारा आंसर है सी। पीसी जोशी ने काम किया है। पीसी जोशी ने किसके ऊपर काम किया है? इन्होंने काम किया है भूमि सुधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समावेशन का आवश्यक घटक है? सोशल इंक्लूजन का कौन सा घटक है? सामाजिक अधिकार उपलब्ध कराना। ठीक है, सामाजिक समावेशन जो आवश्यक इम्पोर्टेंट घटक है, एलिमेंट है, वो है सामाजिक अधिकार उपलब्ध कराना।
नियोक्ताओं तथा कर्मकारों के बीच औद्योगिक विवादों को बाहरी व्यक्तियों के द्वारा निपटाने का क्या संभावित तरीका है। मतलब एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर है, ठीक है, और ये कामगार वर्कर, इन दोनों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है उसको निपटाने के लिए जो थर्ड पार्टी है, थर्ड बंदा है, वो उसको समझौता करवाता है। उस कौन कौन से तरीके को अपनाया जाता है जिसमें थर्ड पार्टी का रोल होता है, ठीक है। समझौता नहीं होगा, समझौता तब होता है जब ये दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ठीक है। ये दोनों के बीच का रोल है। जब तीसरा बंदा हैंडल कर रहा है तो उसमें कौन आ जाता है, सुलह, ठीक है, सुलह आ जाती है। आदि निर्णय, विवाचन, विवाचन होता है आर्बिट्रेशन, ठीक है। हमारा आंसर है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। आंसर इज ए। श्रम संघ क्या है। श्रम संघ संघ है एक, या फिर महासंघ है, या फिर ये सभी हैं। श्रम संघ जो है वो एक संगठित हित समूह है। मतलब एक ही प्रकार का काम करने वाले श्रमिक जो आपस में संगठित होकर एक यूनियन बनाते हैं और अपने हित के लिए खड़े होते हैं, अपने हित के लिए एक समूह या संगठन बनाते हैं, उसको हम कहते हैं एक श्रम संघ है, एक संगठित हित समूह के लिए। नीचे दिए गए कथन पढ़ें और नीचे दिए गए कूटों में से उत्तर का चयन करें जो सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर असमानताओं का वर्णन करता है। पुरुष और स्त्री के बीच हार्मोन और क्रोमोसोम संबंधी अंतर। सामान्य रूप से योग्य व्यक्तियों के लिए स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों का पक्ष लिया जाना। ये समझा जाता है कि पुरुष और स्त्रियों में भिन्न भिन्न शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक क्षमताएं होती हैं। या फिर दहेज की प्रथा भारत में शिक्षित मध्य वर्ग में बढ़ गई है। हमने इसमें ये बताना है जो जेंडर असमानताएं हैं उसको सामाजिक तौर पे बताना, जो सोशली हैं, जो बाय बर्थ नहीं है, जो सोशली हैं। तो हमारा सीधा से पहले ही ये कट जाता है क्योंकि ये बायोलॉजिकल है, ठीक है। ये पुरुष और स्त्री के बीच जो ये डिफरेंस है, ये हार्मोन और क्रोमोसोम का, ये बायोलॉजिकल है। सामान्य रूप से व्यक्तियों को योग्य समझना, पुरुषों को अधिक योग्य समझना और स्त्रियों को कम समझना, ये सोशल एस्पेक्ट है। और स्त्रियों की जो शारीरिक क्षमता है, ये मानना कि उनकी शारीरिक क्षमता कम है, स्त्रियां बाहर नहीं जा सकती, बाहर इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकती, उनमें शारीरिक क्षमता कम है, इमोशनली बड़ी वीक हैं, ये जो क्षमताएं हैं ये भी सोशली फैक्ट है, ठीक है। सोशली असमानताएं हैं ये। और दहेज में लड़कियों से दहेज लिया जाना, ये भी सोशली है, ये बायोलॉजिकल नहीं है। तो हमने जो सामाजिक रूप से जो निर्मित जेंडर असमानता हैं उसके बारे में बी, सी और डी। हमारा आंसर है इनमें से डी, ठीक है, बी, सी और डी, परंतु ए नहीं है। नेक्स्ट, भाई भतीजावाद, पक्षपात और शक्ति का दुरुपयोग सभी किसका उदाहरण है। भाई भतीजावाद किस में होता है, ये तो कॉमन सेंस में आ जाएगा कि भ्रष्टाचार, ठीक है। ये भाई भतीजावाद जो है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। पक्षपात में इसमें शक्ति का दुरुपयोग होता है। छठी पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के बारे में जो अध्याय प्रारंभ किया गया था वह क्या था। छठी पंचवर्षीय योजना में जो एजेंडा था महिलाओं तथा विकास, ठीक है, महिलाएं तथा विकास के बारे में ये इसका एजेंडा था। नेक्स्ट इज, निम्न में से ग्रामीण शक्ति संरचना का कौन सा मुख्य आधार है। ग्रामीण की शक्ति है, जो उसकी संरचना है, वो उसका मुख्य आधार क्या है। ग्राम पंचायत। राजनीतिक तौर पे जो सबसे छोटी इकाई है वो ग्राम पंचायत ही है, ठीक है, जो कि शक्ति के रूप में हमें दिखाई देती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।